अच्छा बताओ फिर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर कितना आ रहा था उसमें? 7276। अच्छा 7,76,000 ऐसा कुछ था। चलो सही है, मतलब यार पक्का तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। चलें जी खैर, मतलब वो कर लिया ना तुम लोगों ने उसमें सिंपल। अच्छा ये बता दो चलो कि पीपी कितने का खरीदा था उसमें? सही है। बस फिर सही है, यानी भाई हमने किया ही है कि हमने पीपी परचेज किया फिर उसको डेप्रिशिएट किया, और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐसा ही है जी। चलें जी अब हम आते हैं थोड़ी सी पेपर अप्रोच के ऊपर कि पेपर में ये किस तरीके से पूछा जाएगा। आए जी देखते हैं। आपने बचपन में कुछ ये काम किए होंगे, इसको हम कहते हैं लेजर या टी अकाउंट। सही जी, हमने कहा भाई ये जो अकाउंट है ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। मैं कल की एग्जाम्पल को थोड़ा सा ब्रॉड फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहें। मैंने ये कहा कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक ओपनिंग वैल्यू थी हमारी एग्जाम्पल के अंदर 0 क्योंकि उसके पहले पीपी नहीं था। फिर आपने क्या किया था, पीपी परचेज किया था, ऐसा ही है। आपने पीपी जब परचेज किया था तो आपने एंट्री बनाई थी पीपी डेबिट कितने से? 1,00,000 रुपए से। अच्छा जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप, आपको ये बात तो पता है ना कि एडिशन से ये पीपी का अकाउंट इंक्रीज होगा 1,00,000 रुपए से। अच्छा भाई फिर हमने क्या किया था, इसको डेप्रिशिएट किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से भाई? 20,000 रुपये से। ये हमारा कल का हिसाब किताब है। मुझे एक बात पता है कि भाई इस पीपी के अकाउंट के अंदर जब भी मैं खरीदूंगा तो ये पीपी का अकाउंट इंक्रीज होगा, जब भी मैं यूज करूंगा तो पीपी का अकाउंट कम होगा, यानी वापस से खरीदूंगा तो यूज करूंगा तो कम होगा। अच्छा भाई हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ये अकाउंट हो गया मेरा रिड्यूस, तो ये क्लोजिंग कितना आ गया भाई? 80,000 रुपये। अच्छा अब एग्जामिनर की अप्रोच क्या होगी जरा ये सुन लो। एग्जामिनर आपको देगा बैलेंस शीट, सही है जी, एग्जामिनर आपको देगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिख के देगा पीपी, और वो कहेगा कि भाई 2022 और 2023। अच्छा बोलेगा 2022 में पीपी 0 था और ये 80,000 है, ये यहीं से ऊपर से बनाया ना ये। अच्छा अब आपको बोलेगा सवाल के अंदर कि ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है भाई? 20,000। एंड वी नो द फैक्ट कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा आपने एग्जाम में क्या करना होगा, आप बनाएंगे डी अकाउंट, यानी देखें बेसिकली आपको अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों आनी चाहिए। अगर मैं पीपी का अकाउंट खोलूं तो मैं खुद बनाऊंगा, तो ओपनिंग कितना रखूंगा? 0। क्लोजिंग कितना रखूंगा? ये ओपनिंग ये क्लोजिंग आपको सवाल में गिवन होगा। अगेन ये ओपनिंग ये क्लोजिंग मुझे सवाल में गिवन है। अब प्लीज बहुत फोकस होकर देखिएगा, उसमें किसी भी कंफ्यूजन हो तो हाथ के हाथ पूछ लेना। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर मुझे सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया गया है तो दिस इज इंडिकेटिंग कि ये अकाउंट इसकी वजह से कम हुआ होगा, ये अकाउंट इसकी वजह से कम हुआ होगा, तो मैं यहां पे 20,000 रुपये पार्क कर लूंगा। अच्छा फिर मुझे समझ आएगी कि यार ओपनिंग 0 था, 20,000 रुपये यूज हो गया तो 80 बच गया, तो मतलब ओपनिंग 0 कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई पीपी इस साल खरीदा है, तो ये हम सवाल में निकाल लेंगे कौन सी फिगर? बैलेंसिंग फिगर। यानी एक असेस करने का तरीका, यानी मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अकाउंट्स बताता हूं। मैं कोई 25 लिस्टेड कंपनीज देखता हूं तो 25 के 25 लिस्टेड कंपनीज के अंदर हम कैश फ्लो ऐसे बनाते हैं, कैसे समझिएगा।
आप मुझे बात बताएं कि डेप्रिसिएशन किसी एक एसेट पे होता है या हजारों पे हो सकता है? हजारों पे हो सकता है। सवाल के अंदर अगर उसने आपको हजारों एसेट्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया तो क्या वो एक एसेट पे हजारों पे? पर एक चीज आपको इत्मीनान से समझनी है कि अगर वो डेप्रिसिएशन हजारों एसेट्स के ऊपर है, दिस मींस कि वो तमाम एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपके पीएनएल में बुक हो चुका है। आपके सामने कल जब हमने सवाल किया था, आपके पीएनएल के अंदर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक हुआ था, पर ये तो मेरी एग्जांपल में एक एसेट पे था। पर क्या ये डेप्रिसिएशन एक एसेट पे होगा, मल्टीपल पे होगा? मल्टीपल पे होगा। पर कहने का मकसद ये है कि जब आज के बाद तुम सवालात करोगे तो सवाल में तुम्हें वो ऐसे एंट्रियां नहीं बताएगा, वो बोलेगा अकाउंटिंग हो चुकी है। अब वो तुम लोगों से एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें अकाउंटिंग तो आती है, साथ साथ रिपोर्टिंग भी आती है। तो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि अकाउंटिंग भी सीख रहे हैं, रिपोर्टिंग भी सीख रहे हैं, ताकि यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया ऑफ चल क्या रहा है। अगेन वापस से मुझे बताओ, मैंने कहानी शुरू कहां से की थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इस लेजर से, टी अकाउंट से। हमने ये सीखा हुआ बचपन में कि जब भी मैं पीपी खरीदूंगा, एसेट खरीदूंगा, तो वो डेबिट होगा, ये अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यूज करूंगा तो ये अकाउंट कम हो जाएगा, तो क्लोजिंग बच गया 80,000 रुपए। ऐसा ही है, ये कल वाली एग्जाम्पल की ब्रॉड फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। मैंने कहा अब एग्जामिनर तुम्हें कुछ इस तरीके से डेटा देगा, ये वाला जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला। वो बोलेगा भाई पीपी ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग कितना है? 80,000। अच्छा, बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। क्या ये 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रियल लाइफ के अंदर एक एसेट पे होगा, मल्टीपल पे होगा? पर हमें एक बात पता है, जब मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा तो आप एग्जाम में बैठ के एक टी अकाउंट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और वो टी अकाउंट में बोलेंगे भाई ओपनिंग कितना है? 0। एग्जामिनर ने क्लोजिंग कितना बताया? या प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स आपको बता रहे होंगे 80,000। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, ओपनिंग 0 है, 20 का यूज हुआ तो वो तुम्हें खुद एग्जामिनर बता रहा है, तो 80 का बच गया। तो हम कह रहे हैं भाई जो पहले एग्जामिनर ने बता दिया, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग 0 रखा, क्लोजिंग 80 रख दिया एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। फिर मैंने कहा यूज कितना हुआ? तो यार अब मैं इस अकाउंट को देख रहा हूं, मुझे समझ आ रहा है कि यार ओपनिंग 0 था तो 20 यूज कैसे हो गया? मतलब इस बार खरीदा गया है, इस बार खरीदा गया है। तो मेरे ख्याल से खरीदने वाली फिगर हम निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। आप खुद देख लें, एक चीज 0 से 20,000 की कैसे यूज हो सकती है? मतलब अगर मैं इसको इसके अंदर प्लस करूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मैंने कैश पे एक पीपी खरीदा है, कितने का? 1,00,000 रुपए का। तो ये हो गई मेरी एडिशन। अच्छा, अब आप जब ये काम कर लेंगे तो आपको दो फिगर्स मिल गई, एक डेप्रिसिएशन की, दूसरा एडिशन की। वापस से एक, दूसरा परचेस की, एडिशन की। अच्छा, अब आप अपने वापस से जोन में आ गए कैश फ्लो वाले। अब आपने कहा कि भाई कैश फ्लो में मुझे इन दोनों के मतलब पता है, डेप्रिसिएशन से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, सही है जी, क्योंकि अकाउंटिंग तो हो चुकी होगी ना, अब आपने खाली फिगर्स निकालनी है। तो मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में कि ये होता है, क्योंकि मैं अगर आता पहली क्लास में, मैं आपको बोलता टी अकाउंट बनाओ, यहां से ये निकालो, यहां से ये निकालो, तो तुम्हें मकसद नहीं समझ आता। पर अब एटलीस्ट मकसद ड्रिवन कैश फ्लो बना रहे हैं। अगेन आपने जब ये काम कर लिया तो आपको कितनी चीजें पता लगी? दो। पहली, डेप्रिसिएशन क्या है। फिर आपने थॉट प्रोसेस लगाना शुरू किया कि डेप्रिसिएशन खरीदने का एक्सपेंस है, यूज का एक्सपेंस है? यूज का एक्सपेंस है। इसका मेरे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, पर प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होगा। तो क्या मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा इन एक्सपेक्टेशन के बाकी सब सही होगा सिवाय इसके, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस नहीं है। फिर मुझे याद आएगा, चलो यार उसको ऐड बैक कर लिया, मुझे तो प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे? कैश की फिगर से। तो फिर मुझे याद आएगा, ये जो मैंने 1,00,000 रुपए का पीपी खरीदा है, ये तो कभी प्रॉफिट से माइनस ही क्यों? पीएनएल में इफेक्ट ही नहीं था। ये कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं इसको कैश फ्लो से माइनस कर लूंगा। यानी आज के बाद जो इसकी वर्किंग का तरीका है वो ये है। मैंने पहली क्लास में इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले लॉजिक डेवलप करनी थी। लॉजिक तो मुझे पता है ना, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश है, एड बैक होगा। पीपी खरीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट है, कभी भी माइनस नहीं हुआ होगा। तो हमने माइनस किया था इन ऑर्डर टू रिकंसाइल दैट अमाउंट विद कैश। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? इसको कॉपी करें जल्दी से। पहली अप्रोच है एग्जाम की या प्रैक्टिस।
अब एक सवाल कर लेते हैं इसी बेस के ऊपर। ये रहा भाई, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक। अच्छा, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख रुपए। सही है जी भाई, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 6 लाख रुपए। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 760। सही है जी। अच्छा, तो 6 लाख रुपए में से अगर 760 आप माइनस करें तो आप ये कहेंगे, देखो मैं तो इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं, आप ये कहेंगे कि इस साल आप लोगों के पास कितना पैसा आया है? 160। देखो मैं अगेन लॉजिकल सोचना सिखा रहा हूँ वापस से, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम कुछ याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। वापस से, ओपनिंग कैश कितना है? 6 लाख। क्लोजिंग कैश अगर आप देखें तो 7,60,000 रुपए दिख रहा है। इन दोनों का आप डिफरेंस लें तो 1,60 हो गया। दिस इज इंडिकेटिंग कि इस साल कंपनी के पास 1,60,000 रुपए आए। अच्छा, अब जरा प्रॉफिट देखो, 1,40। तो सर अगर ये 1,40 आ रहा है आपके पास ऊपर, तो पता नहीं ये क्यों 1,40 आ रहा है, ये दोनों में फर्क आ रहा है। तो अब फर्क दो वजह से हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन होगा या तो पीपी खरीदा होगा। तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, करके दिखाएं जल्दी से। चलें अब देखते हैं बाकी क्या। 1,60 आ गया फॉर द ईयर। पीपी की एडिशन कितनी की है? 40,000 रुपये की। नहीं, 40,000 रुपये का आपने पीपी खरीदा है, तो इसमें तो बताया हुआ नहीं है सवाल में। अकाउंट बना के आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया कि भाई ओपनिंग इतना था, यूज इतना हो गया, बच गया, तो बाकी खरीदा ही होगा ना, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट आउट। चलिए जी देखते हैं, बिल्कुल कैश फ्लो। अच्छा भाई, कैश फ्लो के लिए हम पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं। हमने कहा भाई सवाल के अंदर आपको सबसे पहले बनाना होगा पीपी का अकाउंट। अच्छा, पीपी के अकाउंट के लिए आपको ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 650। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 630। अच्छा, अभी तक जो हमने सीखा और मैंने आपको सिखाया, उस केस के हिसाब से तो आप कह रहे हैं ये साल शुरू हुआ था तो मेरे पास पूरा पीपी कितने का मौजूद था? 650। तो अब खुद दिमाग लगाओ, इस साल कुछ परचेज किया होगा, कुछ यूज हुआ होगा, तो ये बचा होगा। इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या परचेज दिया हुआ या यूजेज? वो कितना है? 60,000 रुपये। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई इस साल अगर मैंने आपको 60,000 रुपये का पीपी यूजेज बता दिया तो इसका नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमने कहा भाई ये आ गया 60,000 रुपये। अच्छा, ये कहानी नहीं समझ आ रही है, 650 का अगर ओपनिंग था, 60,000 रुपये मैंने यूज कर लिया, तो बचना कितना चाहिए? 590। बचा हुआ कितना है? तो मतलब क्या है इसका? कुछ खरीदा है, तो वो कुछ खरीदा है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब उस कुछ खरीदे में एक एसेट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पर 10 के 10 का सम तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो पूरी कंपनी के कैश फ्लो बनाते वक्त आपको दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद सोचो, आप एक दिमाग लगाओ, एक कंपनी अगर एक पीपी खरीदेगी वो भी यहां डालेगी, दूसरा खरीदेगी वो भी यहां, तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी खरीदेगी यहां डालेगी। हमने तो सिंपल काम किया, जो पीपी खरीदे वो बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसे बनी होगी ना, ओपनिंग खरीदा, यूज किया, क्लोजिंग। बात समझ आ रही है? तो इस अकाउंट से क्या आपको एक पीपी मिलेगा या साल के खरीदे हुए तमाम? साल के खरीदे हुए तमाम, तो आपको सारे पीपी मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे इस केस में बता रहे हैं कि सर आप लोगों ने एडिशन निकाली है कितने की? 40,000 रुपए की, और हम इसको कहेंगे ये है बैलेंसिंग फिगर। हमने कहा चलिए जी भाई, मेक सेंस। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप शुरू करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, वो कितना है? 1,40,000। अच्छा, मैं कहता हूं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जितना हम लोगों ने सीखा है उसमें सब सही है, एक मसला है डेप्रिसिएशन का, जिससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो हमने कहा कि मैं यहां पे अगर मैं एक एडजस्टमेंट करूं,
और वो एडजस्टमेंट कर दूं मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, कितना था वो, ये कितना आ गया। अच्छा ये तो मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे लिए किया, इसको मैं कहूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ गया भाई। अच्छा मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, देखो सवाल में मैंने बिला वजह इन्फॉर्मेशन दी, एग्जामिनर तुम्हें नहीं देगा, ये समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे लिए सारी बनाई, क्योंकि मैंने कहा है ना एक कॉन्सेप्ट ऐड होगा, दूसरा ऐड होगा, तीसरा ऐड होगा। ऊपर रीड करो, गुड्स कितने के परचेज किए थे, 1 लाख। किस पे परचेज किए थे, कैश पे, 1 लाख रुपए चले गए। दूसरा देखो, बेचे कितने के, किस पे बेचे, कैश आया कितना, गया कितना, बचे कितने, ये कितने, 2 लाख। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। बात क्लियर है। तो तुम इन ऑर्डर टू मेक इट वेरी क्लियर कि पूरे साल जो भी हुआ होगा वो हुआ है, जो मसले हैं उसको सही करो बस, दैट्स इट। यू नीड टू रिकंसाइल योर प्रॉफिट विथ कैश। अच्छा अब मैं अगर यहां पे देखूं कैश एंड बैंक का अकाउंट, तो इन दोनों का डिफरेंस तो सर 1,60,000 है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। क्यों, पीपी भी परचेज किया हुआ है ना। तो सर तो मुझे एक बात बताएं, यहां से मैं परचेज ऑफ पीपी माइनस करूं 40,000 रुपये, तो ये कितना आ गया, 1,60,000। इस 1,60,000 के अंदर अगर ओपनिंग कैश ऐड करूं तो क्लोजिंग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कैश फ्लो, कि आप अपने शेयर होल्डर को बताओ कि भाई बिजनेस से कितना पैसा आया और कहां पे कितना लगाया, और यहां पे जो लगाया वाली कहानी है वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ भाई पहले बताओ, एग्जामिनर वाली अप्रोच समझ आई और प्रैक्टिकल अप्रोच, कि प्रैक्टिकली हम कैश फ्लो ऐसे बनाते हैं कि हम पूरे डी अकाउंट को यूज करके जिसमें पूरे साल की मूवमेंट होती है उसमें आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लैरिटी ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, उसमें कोई सवाल। सही जी, पहला सवाल था आपका बेसिक्स था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और फिर सवाल कराऊंगा। अच्छा मुझे जहां तक याद आता है, मेरी पीआरसी के डी से बात होती है तो वो कहते हैं कि आपके कोर्स के अंदर पीपी का डिस्पोजल नहीं है, पीपी का बेचना। तो अब जाहिर सी बात है, एक तो आईके आपने जिस तरीके से ये सेटिंग की है वहाँ पे बोलता नहीं है किसी को, पर यहाँ पे आके सिखाना पड़ता, तो सब चीज़ें यही करनी है आप। ये अकाउंटिंग क्लियर है, ये रिपोर्टिंग क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक, पक्की बात है। चलिए जी आगे चलिए, क्योंकि देखो अगेन मुझे लाना है इस वाले लेवल पे, और आई वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप इस पूरे सवाल को टैली करें, तो आप क्लैरिटी के साथ चलें आगे जी। सब बनाना होगा ना। अगर मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा ना तो 1 से 1.5 पेज का सवाल आता है, सिर्फ सवाल। सर मतलब जो वर्किंग होती है, जो पूरे एफआईआर में हमें करनी पड़ी, वो वर्किंग डायरेक्ट जवाब नहीं हमें करनी पड़ी। हाँ आप क्या करेंगे, एक पेज खाली रखेंगे, अगले पेज से वर्किंग शुरू करेंगे। पहले पीपी के अकाउंट से वो सब निकाल लेंगे जो कैश फ्लो के लिए चाहिए। अभी तक क्या क्या सीखा है, एडिशन, डेप्रिसिएशन। अभी इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड होंगी वो सब डालूंगा, इम्पेयरमेंट भी डालूंगा, फिर आगे जाके बोरिंग कॉस्ट भी आएगी, गवर्नमेंट ग्रांट भी आएगा, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब आएगा। पर वो तो मेरा हुनर है ना कि हम एक एक करके हम आपको सिखा देंगे। ये रिपोर्टिंग है नहीं। अब थोड़ी सी चीज़ें सही कर लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा हमसे भाई इन्होंने कि सर ये क्या अकाउंटिंग है रिपोर्टिंग है। अकाउंटिंग हो चुकी है, अब उस अकाउंटिंग को यूज करके आप क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो। यानी आप ये कहें कि आपने पूरा हिसाब किताब पूरे साल का कर लिया, जब पूरा हिसाब किताब कर लिया तभी तो पीएनएल बना है। अकाउंटिंग इज बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट, रिपोर्टिंग इज बेसिकली प्रेजेंटिंग इन द स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिपोर्टिंग, इज नॉट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हो चुकी है। समझने की बात यह है कि अगर आपको अकाउंटिंग की तमीज नहीं है ना तो आप कैश फ्लो नहीं बना सकते। बात समझने की है। तो मैंने शुरू कहां से किया था, अकाउंटिंग से, और अकाउंटिंग को किससे लिंक कर दिया, रिपोर्टिंग से। तो ये अब मैं आता इस अजम्पशन के साथ कि तुम लोगों को टी अकाउंट समझ आते हैं, तो क्या पता मेरी अजम्पशन सही भी होती, क्या पता मेरी अजम्पशन गलत भी होती। हो सकता है मैं एग्जामिनर हूं तो मैं बोलूँ भाई अकाउंटिंग हुई हुई है, गलत हुई है, पहले उसको सही करो।
तो पहले मैं तुम्हारी अकाउंटिंग टेस्ट करूं, फिर मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग टेस्ट करूं, तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करके चल रहा हूं इस अजम्पशन के साथ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, जो कि मुझे पता है नहीं आता। सही है, चलें जी। सर कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आंसर आना चाहिए ना। हाँ तो तायरा मैंने यही कहा ना, आप मुझे बताएं अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो उसमें क्या कर दूं, ओपनिंग ऐड कर दें। तो आप एग्जाम में ओपनिंग ऐड करेंगे तो मैं तसल्ली के लिए कर लेता हूं, आप लोगों की जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने नहीं किया। आप इसमें सिर्फ क्या करें, ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दें। वो कितना था, 6 लाख रुपए, ऐसे हो जाएगा। सही है तायरा। चलें जी भाई, अब अपने पास आप हेडिंग डालते हैं डिस्पोजल ऑफ पीपी। डिस्पोजल ऑफ पीपी, ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग होगी अगर किसी ने की भी नहीं है। सही है जी, बहुत फोकस के साथ। अब जरा मैं आसान रखने के लिए उसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूं जो हमने खानदानी शुरू की थी पहली क्लास में, 1,80,000 वाली। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात कहूं, ये बात नहीं समझ आया तो पूछ लेना, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके एसेट जो आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 1 लाख रुपए। सही जी। अगेन वापस से हमने कहा कि जो आपने एसेट खरीदा था, मेरी एग्जाम्पल में जो हमने पहली क्लास में की थी, उस एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। ऐसा ही है। पर अब मैं यहां पे 2-3 चीजें लिख रहा हूं। कैरिंग अमाउंट स्लैश रिटन डाउन वैल्यू उसकी, मतलब इतना तो तुम्हें पता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि कैरिंग अमाउंट और रिटन डाउन वैल्यू पता है। अच्छा, यानी कॉस्ट होती है खरीदी हुई प्राइस, रिटन डाउन वैल्यू होती है आफ्टर यूजेज प्राइस, आफ्टर यूजेज, जो आपकी किताबों में यूज होने के बाद की प्राइस है। तो आज के बाद मैं आपसे पूछूं तो अगर यकजहती से बता दिया तो मजा आ जाएगा। आप ये बताएं, आपका एसेट आपकी किताबों में किस पे कैरी हो रहा होता है, कैरिंग अमाउंट पे, कॉस्ट पे कैरी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होता है आज तक का, क्योंकि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स एज एट, पहली क्लास में क्लियर किया था पहले ही। चलें जी, ओके, हमने कहा ये भी कहानी समझ आती है। अब आपसे मैं ये पूछूं कि भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम आ गए नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल जब आप आए तो आपने किया ये कि एक और एसेट मजीद परचेज किया। एक और एसेट जो आपने मजीद परचेज किया, वो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने वो परचेज किया है कोई 1,20,000 रुपये का। तो आपने पीपी को डेबिट किया होगा, कैश को क्रेडिट किया होगा। सही जी, आपने कहा 1,20,000 रुपये से, और मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि ये एसेट मैंने अगले साल परचेज किया है कोई जुलाई 1 को। और हम कह रहे हैं कि ये साल जो चल रहा था वो था 31/2022। सही है, यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा भाई, अब इसके बाद अब मैंने कहा कि मैंने इस साल पुराना वाला एसेट बेच दिया, इस साल पुराना वाला एसेट बेच दिया। अच्छा, अब देखो, क्योंकि इस पे मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि यू आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, तो प्लीज फोकस होकर समझना है इसको। हम डिस्पोजल सीख रहे हैं। वापस से हमने कहा एक पुराना एसेट है, एक नया एसेट है। पुराना एसेट कितने पे मौजूद है, 80 पे। नया एसेट कितने पे लाया हूं, 1,20 पे। अच्छा चलें, आप बात समझिएगा। अब मैं कहूंगा यहां पे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड old asset on March 1, 2023,
एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 95,000, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 95,000। अच्छा अब ये कहानी है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने कहा इस साल दो कारनामे हुए हैं, एक एसेट परचेज हुआ है, एक एसेट सेल किया, क्योंकि मैंने कहा है कि हम एक एक करके ऐड करते रहेंगे कॉन्सेप्ट को, यानी ये बात तो क्लियर है ना, एक एसेट परचेज हुआ है, एक एसेट सेल हुआ है। अच्छा अब मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टाइमलाइन बनाऊं तो हम शुरू हुए थे जनवरी से, हमने कहा जनवरी 1 2023 से, जनवरी 1 2023 से अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर 31 मार्च, सॉरी 1 मार्च, आपने कहा आपने 1 मार्च 2023 को जो ओल्ड एसेट है वो सेल कर दिया है, हमने ये लिख लिया यहाँ पर। फिर हमने कहा कि भाई इसके आगे हम चले तो आ गया जुलाई 1, जुलाई 1 2023 पे, हाँ भाई क्या किया है, परचेज किया है, आपके पास पे क्लोजिंग बच जाएगा, सही जी, ये आ गया आपका क्लोजिंग जो कि 31 2023 है, ये हिसाब किताब है। अच्छा आप ज़रा टाइमलाइन के हिसाब से चलें, तो टाइमलाइन के हिसाब से आपके पास यहाँ पे एसेट ये मौजूद है, ऐसा है भाई, ये 80,000 रुपये का मौजूद है, ये है आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट, किस साल की, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अच्छा यहाँ पे एसेट बेचा है, यहाँ परचेज किया है, क्लोजिंग बचनी चाहिए। अब पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे फिर इसकी रिपोर्टिंग सीखेंगे। आ जाएं जी, हमने कहा कि सर जो भी है एक एसेट जब तक चला है तब तक तो डेप्रिशिएट होगा ना। चलें जी, हमने ये कहा कि भाई अगर मैं ओल्ड एसिड की बात करूं तो ओल्ड एसिड की लाइफ कितनी थी, 5 साल। तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन तो कॉस्ट पे लगेगा ना, तो हमने कहा कि भाई हमने वो एसिड खरीदा था 1 लाख रुपए का, इसको डिवाइड किया मैंने 5 ईयर्स से, मल्टीप्लाई किया 2/12 से, कितना आ गया 166,7, यही आता है, चेक कर लो 2 महीने का, 6,666.66 ये होगा 6,667, कैलकुलेटर तुम्हारे मेरे ख्याल से 333 यही है, तो ये पक्का है ना, इसमें भी कोई रद्दो बदल है, यही है, ओके जी। चलें जी माशाल्लाह, अच्छा 3 है बस, ओके सही है भाई, ये आ गया डेप्रिसिएशन। इतनी मुश्किल के बाद हमने एक डेप्रिसिएशन निकाला, पता नहीं हम डिस्पोजल कब सीखेंगे, गुड। चलो जी, हमने कहा ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कौन सा एसेट पे, ओल्ड एसेट पे। चलिए जी, अब हमने कहा अब आप बात करें सर न्यू एसेट की। अच्छा न्यू एसेट हमने जो है परचेज किया कितने का, 1,20 का, हमने अज्यूम किया कि चलो इसकी लाइफ भी 5 ईयर्स है, पर ये इस साल 6 महीने चला, 12,000। अच्छा जी, इन दोनों का सम 12,000 ही है ना, कितना आ गया, यही है भाई, 15,333 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 15,333 का टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं लॉजिकल वे में, आपने पुराने एसेट को पूरा साल क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया, बेच दिया ना तो राइट, नहीं तो यूज क्या हुआ, उसके बाद तो खत्म। अच्छा तो नया एसेट को पूरे साल क्यों नहीं किया, परचेज ही 1 जुलाई को किया। दोनों बातें क्लियर हैं। चलें जी आगे, अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं यहाँ पे समझने के लिए, हम बनाएंगे डी अकाउंट और उसमें मैं अगर कोई गलती करूं तो आप मुझे बताइएगा। ओपनिंग कितना है भाई, ये बात क्लियर है, कौन सा एसेट है ये,
ओल्ड एसेट, तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ सर्कल करके लिखते हैं ओल्ड एसेट। ये आ गया भाई हमारा ओल्ड एसेट, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिगर्स निकलेंगी, समझाने के लिए सिर्फ। हमने कहा आपने एडिशन की है कितने की, अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है ना कि 1,20,000 रुपये का एसेट परचेज किया है। चलिए जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एसेट पे तमाम पे, तमाम पे, वेरी गुड यार, यही सीखना है, तमाम पे, यहाँ तक कोई मसला। चलिए जी, अब मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछूंगा, अगर आपने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछ लो, ताकि फिर हम ना एक साथ हो जाएं सब। क्लैरिटी है? ओपनिंग था, यूज़ होने के बाद ये नया खरीदा, अभी तक यूज़ नहीं हुआ, दोनों यूज़ हुए, एक 3 महीना 6 महीना। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। यानी मैंने कहा भाई यहाँ तक बता दूं, फिर इसके बाद फिर 2 महीने और सॉरी 6 महीने। चलो जी, ओके। हमने कहा कि भाई अब आप आ जाएं इधर। आपने कहा कि सर इसके अंदर भी तो 2 ब्रेकअप थे ना। आपने कहा एक तो था ये और एक था 12,000, ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब एक और बात कहने लगा हूं, आप इस बात को मानते हैं कि मेरा पुराना एसेट, कौन सा पुराना एसेट, अभी यहां पे कैरी हो रहा है 80,000 में से, प्लीज ये माइनस करो 3333, 76,667। चलें जी अभी इसको सही कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा नीचे ले जाएं। हाँ भाई, आपने क्या बताया? 77,667। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इस बात को बताओ मुझे, क्या ये इस सवाल के अंदर, इस इलस्ट्रेशन के अंदर पुराना एसेट इतने पे आ चुका है? तो सर वो तो 80 पे था, मजीद यूज हुआ, और मजीद यूज होने के बाद इतना बच गया, मजीद यूज होने के बाद इतना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। हम यहां पे लिख भी देते हैं भाई, ये आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट। तो हमने कहा भाई डिस्पोजल के दिन जब मैं इसको बेचने लगा था, मेरे पास ये इतने का मौजूद था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। चलें जी, अब एक और बात बताएं, मुझे बताएं जो नया एसेट है उसमें से 1,20,000 रुपये में से आप 12,000 माइनस करें, 1,08,000, तो 1,08,000 का एसेट बचा हुआ है, कौन सा? नया वाला। यानी सर वापस से पुराना कितने का बचा हुआ है? 7,667 का, नया वाला 1,08 का। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद अपने आप से पूछ के, जब एक एसेट तुमने बेच दिया, क्या वो तुम्हारी किताबों में होना चाहिए? हटा दूं? पक्की बात है? अच्छा, हटा दूंगा तो ये अकाउंट कम होगा या ज़्यादा? कम हो जाएगा ना। खुद बता दो कितने से? जितने का पड़ा हुआ है। पक्की बात है? तो खरीदा तो 1 का था, डेप्रिशिएट हो के इतना बचा है, तो जितना बचा उतने से उड़ा दो यहाँ से। चलिए जी, यानी आप कह रहे हैं कि सर आज के बाद हमें एक बात याद रहेगी कि जब भी मैं डिस्पोजल की बात करूंगा तो यहाँ से कैरिंग अमाउंट जाएगी, क्योंकि कैरी उतने पे ही हो रहा है ना। एक चीज़ जिस जगह पे जितने की है वहीं से उतने की निकलेगी। क्लियर है? चलिए जी, तो हमने कहा कि भाई आपने यहाँ से 7,667, क्लोजिंग आपका ये आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, यही है ना, बचा यही होगा। यानी अब लॉजिकल बात भी करें तो बचा तो वही एसेट होगा ना जो मेरे पास है आगे चलने के लिए, जो नहीं है, जो बिक गया वो तो निकाल दिया, पर डिस्पोजल भी किस अमाउंट पे किया है? जिस पे कैरी हो रहा है, यानी आपकी किताबों से कैरिंग अमाउंट से निकल गया ये। यहाँ तक कोई पंगा? पक्की बात है? यानी सर डिस्पोजल समझ आया सर, लेकिन हमने सेल 95,000 की किया ना, वो तो कैश है ना, अभी लिंक करूंगा ना उससे, मैंने मना कब किया है? पीपी का अकाउंट समझ आ गया?
चलिए यानी अब हमने किया क्या, कंक्लूजन है। हमने कहा मेरे पास साल के शुरू में एक एसेट था, साल में एक और एसेट परचेज किया, कितने हो गए, 2। पुराना चलाया 2 महीने, नया चलाया 6 दोनों का यूजेज आ गया। मैंने कहा कि भाई जो पुराना एसेट है 80,000 रुपए पे मौजूद था यूज होने के बाद, और मजीद यूज हुआ 333 का, तो मैंने कहा बच कितना गया, 7,667। मैंने कहा जितने का बच गया उतने से हटा दो, चला गया यहां से। मैंने कहा जो बच गया वो क्लोजिंग में, यूज होने के बाद। पूरा हिसाब किताब क्लियर है। एक एक मैंने अलग अलग करके दिखा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी अकाउंटिंग सीख लेते हैं, किसकी, डिस्पोजल की। अभी तक मैंने आपको बाखुदा सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री सिखाई है, ये वाली 15,333। 15,333 की एंट्री पता है क्या बनी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी क्रेडिट। अब वो पीपी के अंदर एक पीपी है, सब है, सब है, तो सभी होता है यहाँ पे, तभी तो मैं भी सिखा रहा था कि सब होता है इसमें, कोई मसला। चलिए जी आगे, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा, ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लैरिटी है, जल्दी बताओ। अब बेचना सीखते हैं, बेचने से लिए खाली पीपी निकालना सिखाया अभी। अच्छा, अगर आज के बाद आपको एग्जामिनर कहे कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट ये है, तो वो सीधी सीधी माइनस कर देना। पर आपको ये तो पता लग गया ना निकलती कैसे, आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। यानी अगर मैं कैरिंग अमाउंट नहीं भी दूंगा, एग्जाम्पल है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट को पिक करेंगे और उसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, तो आपको मिल जाएगी कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। पर आज तक का मतलब है डिस्पोजल डेट तक, क्योंकि आगे तक तो गया ही नहीं है वो। क्लियर है। चलें जी आगे। अब हम सीखते हैं इसका डिस्पोजल। मैं जाऊं अपनी एग्जाम्पल के अंदर तो आपको वो क्या ये रहा है कि आपने ये बेचा कितने पे, 95,000 पे। तो आए जी देखते हैं। मैंने कहा कैश को आप सर डेबिट करें 95,000 से। अब मैं टेक्निकल बात करूंगा क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग से लिंक करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 20 नंबर, देखो बच्चा इसको इसलिए कटा के जाता है, बोलता है 20 नंबर मैं ना फोरगो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा होता है डायरेक्शन में। आप एक बार समझ लें, आसान है यार चीज़, लॉजिकली समझ लेना। अब मैं अगर आपको ऐसे एक एक करके समझा रहा हूँ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, तो आई होप तो फिर समझ आना चाहिए। इधर कैश हमने कहा 95,000 जेब में आ गया। अच्छा, मैंने पीपी कितने का बेचा, अच्छा अब जरा बात समझिएगा, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक चीज आपकी किताबों में 7,667 पे थी, आपने बेची कितने की, 95,000 रुपये, बाकी आपका हो गया ये 18,333, ये आ गई अमाउंट आपकी। सही जी, ये आपकी 18,333 की जो अमाउंट आई है, ये है आपका गेन ऑन डिस्पोजल। ये क्या आपका गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा भाई, यहां तक कोई मसला? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज भी आप बता दें ये भी बात प्लीज यार जी। अगर एक एसेट हमने 28 मार्च या 27 मार्च को जब बेचा होगा तो उसमें क्या डेप्रिसिएशन 3 महीने का होगा, 4 महीने का? 28, 27। अब देखो कंपनी की पॉलिसी होती है कि जिस साल जिस महीने में वो बिका है ना, हो सकता है कि उसकी डेप्रिसिएशन वो चार्ज ना करे, तो आपको लिख के दे देगा। सही है। अच्छा भाई चलें जी, ओके गुड। अब जरा असेसमेंट करते हैं, एक एक करके पूछूंगा, बताना। पीपी के अकाउंट से कितना निकला, 7,667 पीपी के अकाउंट से, दैट इज एसेट अकाउंट। कैश में कितना आया 95, पीएनएल में कितना गया 18,333। अच्छा आप देखिए, इससे नहीं मुकरने दूंगा, पीएनएल में कितना गया 18,333। मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, वरना तुम बोलोगे बाद में कि भाई ये नहीं है। ये गया पीएनएल, ये गया पीपी यानी बैलेंस शीट। ये कौन से अकाउंट में गया, कैश अकाउंट में, ये भी बैलेंस शीट। ये हिसाब किताब अभी तक चल रहा है। सही है जी। आगे अब मैंने कहा एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, आप तो सर हमें कैश फ्लो सिखा देना, ये तो आपने अकाउंटिंग सिखाई थी, पर अगर अकाउंटिंग नहीं सिखाता तो कैश फ्लो समझ नहीं आता। चलें, अब मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ को। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपको मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दूँ, मेरा समझाने का तरीका ये होता है, जब भी मैं अपनी फर्म में या ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ बाहर, तो मैं पहले बोलता हूँ सिर्फ इसके इम्पैक्ट को समझ लो, बाकी तो सिखा दिया ना, सिर्फ किसके इम्पैक्ट को सिखा रहा हूँ, डिस्पोजल के। आगे
मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये होगा, चेक कर लो पीएनएल में कितना गया है, तो क्या पीएनएल में सेल्स नहीं होगी? होगी। सीओजीएस नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वो तो अपनी जगह है ना, वो तो सिखा दिया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको समझ लेते हैं, आसानी हो जाएगी, वरना बिला वजह की लंबी होगी कि वो भी एडजस्ट करो, ये भी करो, खिचड़ी बन जाएगी। हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ इसको समझ रहे हैं। अगेन पीएनएल में सेल होगी, सीओजीएस होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, वो अपनी जगह है। हम कह रहे हैं अब आपको कि भाई अब सिर्फ इसको समझ लो, पीएनएल में ये भी होगा। जब ये भी होगा तो सिर्फ इस भी को समझा रहा हूं, इसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट क्या है। क्लियर है? चलें जी, अब आप अगर डिनाई ना करें तो मैं ये कह रहा हूं कि कैश के अंदर सेल का पैसा नहीं होगा, होगा, वो अपनी जगह है। ये भी होगा, ये सुनना चाह रहा था, ये भी होगा। चलें जी आगे। अब हमने कहा ऊपर है 18333, ये क्या है, गेन ऑन, नीचे क्या है, कैश इनफ्लो जो आया है, तो वो भी अपनी जगह सही है। तो रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अभी आप चुप हो गए ना जगह, क्यों? क्योंकि बनाने कैश फ्लो है, कैश फ्लो बनाना ही इसलिए कि सर आप क्या करके दें इसको, रिकंसाइल। पहले तो बात क्लियर है। चलें जी गुड, आगे सुनिएगा। अब मैं आ गया यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के ऊपर। वो कहता है इसको जैसे एडजस्ट करना है मैं आपको सिखाता हूं। अच्छा, वो कहता है कि एडजस्टमेंट के अंदर आप गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दें। अभी बताऊंगा क्यों। अच्छा, पहले तो ये पता है ना पीएनएल में गेन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, गेन है, कैश में कैश है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन है, पहले बोल रहा है उसको जीरो करो, पहले उसको क्या करो, तो ये जीरो करने का मतलब क्या मैं प्रॉफिट को रिवर्स कर रहा हूं या प्रेजेंटेशनल इंपैक्ट सही कर रहा हूं? प्रेजेंटेशनल इंपैक्ट सही कर रहा हूं। वापस से कह रहा हूं, फोकस होकर सुनना। यहां पे माइनस करने का हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इनकम को रिवर्स कर रहा हूं। इनकम तो पीएनएल में बुक हो चुकी है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। मैं शेयर होल्डर को बता रहा हूं कि भाई तूने इतना कमाया था, मैं इसको यहां से रिवर्स कर रहा हूं। शेयर होल्डर बोल रहा भाई क्यों यार, इसलिए लॉजिक दे रहा हूं। अभी हमने कहा हम आ गए कौन सी एक्टिविटी पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, और यहां पे मैं उसको लिख के दे रहा हूं प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी 95,000। अब ये टैली हो गया। शेयर होल्डर बोल रहा है यार जैसे तुम लोग मुंह बना रहे हो ना, वैसे ही भाई ये बात नहीं समझ आई। अब हम समझाएंगे वापस से। मैंने कहा कि अगर मैं इसको एडजस्ट किए बगैर सिर्फ 95,000 लिख दूं ना कि पैसा इतना आया है, तो टैली नहीं होगा। तो उसकी लॉजिक भी समझो, इस कैश प्रोसीड्स के अंदर गेन भी है और पीएनएल में भी गेन है। कितनी बार हो गया, दो बार। तो शेयर होल्डर को बताओ कि भाई तुम्हारा गेन इसके अंदर शामिल है मेरा भाई, ऊपर से इसलिए हटा रहा हूं, वरना कितनी बार हो जाएगा, दो बार। क्योंकि आपको मैंने दूसरा मकसद भी तो सिखाया था कैश फ्लो का, इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो कितने का हुआ है, 95,000 का। तो मैंने 95,000 दिखाना है, ये बता दिया। पर अगर ये रखूंगा तो 95 में 18,333 प्लस हो जाएगा, ये टैली नहीं होगा। तो इसीलिए मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूं कि भाई तेरा गेन ऊपर मैं एडजस्ट कर रहा हूं। इसका हरगिज मतलब नहीं है गेन रिवर्स कर रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोसीड्स में ऑलरेडी शामिल है। तो क्या मैं यहां पर ऑल टुगेदर 18,333 को वापस ले आऊं? यस सर। यानी अब थीम क्या है, थीम क्या है? अच्छा, अब एक और सवाल, वेरी गुड, ये तो मैं सुनना चाह रहा था। बच्चा कह रहा है कि सर नेट करके दिखा दें। आ जाए, अभी तुम्हारी फरमाइश पूरी करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वापस कितना लिख दूं, 333। चलें जी, फिर हमने कहा कि भाई आप एडजस्टमेंट्स ना करें। सही है जी। आप आ जाएं कौन सी एक्टिविटी पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। चलें जी, हम फरमाइश पूरी कर लेते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। सही जी, ये आ गया हमारे पास। मुझे आप एक बात बताएं। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि सर आपके पास अगर कैश नीचे 95,000 है तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हो 18,333 और इसका, जल्दी से
7,667। अच्छा जी, ये मैंने कहा ये आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। मेरा शेयर होल्डर ने बोला कि अच्छा मतलब तुम कह रहे हो तुमने पीपी 7,667 का बेचा है। मैं हाँ कहूँगा, मैं हाँ कहूँगा ना कहूँगा? तो बोलेगा भाई फिर यहाँ पे क्यों डाला है? तुम तो मुझे इनफ्लो आउटफ्लो बता रहे हो ना। तो नेट पे ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, नेट पे ट्रू पिक्चर तो क्या ये टैली नहीं हो रहा? हो गया। तो मसला ये है कि प्रेजेंटेशन सही किस में, मेरे वाले तरीके में, इसमें हमारे वाले तरीके में। और ये हमारा वाला तरीका इसका मतलब है IFRS का तरीका। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए हरकत की थी मैंने। इसको मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस। ऐसे नहीं करना। टैली करने के तो तुम ऐसे खाली प्रॉफिट बोलो और कैश है, दोनों का डिफरेंस ले लो, बोलो सब एडजस्टमेंट है, खुद समझ ले आगे क्या करना है। ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रेजेंटेशनल वाइज हमें देना है इसको। सही जी? यानी सर अभी आगे वापस से हमने जब पीपी बेचा तो पीपी को पीपी के अकाउंट से किस पे निकाला? कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट पे पैसे आए एक्चुअल कैश में, बाकी क्या हो गया? गेन। अब तुमसे मैंने पूछा गेन कहाँ गया है? PNL। कैश कहाँ गया है? कैश में। अच्छा अब मैं दिमाग लगा रहा हूं, अब मैं दिमाग ये लगा रहा हूं कि भाई जब PNL में गेन गया है तो गेन को पहले जीरो करो एडजस्टमेंट्स में और नीचे पूरे पैसे दिखा दो। और मैंने आपसे दो लॉजिक्स पूछी। अगर मैं गेन को जीरो किए बगैर 95,000 लिखूंगा तो गेन कितनी बार हो जाएगा? क्योंकि योर 95,000 इंक्लूड्स योर गेन। बिल्कुल। अब देखो यहां से भी पता लगता है इस 95,000 में आपकी कैरिंग अमाउंट भी है, आपका गेन भी है। जो बच्चा नेटिंग की बात कर रहा था ना, यहां पे वरना सिर्फ कैरिंग अमाउंट दिखेगी 7,667, ऊपर गेन आ रहा है, नीचे टोटल मैच हो गया। पर ये ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। आप शेयर होल्डर को बताओ भाई तुमने गेन कमाया, मान रहा हूं मैं, कैश फ्लो के लिए उसको क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं ताकि पूरे पैसे दिखा सकूं नीचे कि असल तुमने पैसे कितने लेके आए हो पीपी को बेच के। अच्छा चलो अब एक आखिरी बात, पहले ऑनलाइन आओ, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी से हाफिज जल्दी बता दो, जैनब क्लियर है, अली अब्बास ओके वेरी गुड। यानी तो डेप्रिसिएशन होगा तो एडजस्ट नहीं करोगे? तो वो मसला अपनी जगह है। उससे बिला वजह प्रॉफिट क्या हुआ होगा? जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। वेरी गुड। तो जो पीपी खरीदा है उसको माइनस नहीं करोगे क्योंकि वो तो प्रॉफिट से कभी माइनस। और इसकी एक और लॉजिक दूं, मजे की मजा आ जाएगा। 95,000 मैं ऐड इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये कभी प्रॉफिट में था ही नहीं, क्योंकि जैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये कैपिटल रिसीट है। वापस से, जैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का मतलब है ऐसा पैसा जिसका PNL पे कोई इंपैक्ट, और PNL पे इंपैक्ट है भी तो मैं उसको जीरो कर रहा हूं। पहले बताओ बात समझ आई? वापस से, क्या ये 95,000 कभी PNL में गया था, डायरेक्टली कैश में गया था? PNL पे इसका इंपैक्ट तो ना खरीदने का होता है ना बेचने का होता है। बेचने का जितना होता है मैं उसको जीरो कर दूंगा, और जीरो करने की लॉजिक ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अच्छा अब अगर मैं तुमसे लमसम बात करूं तो कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए? 3। नॉन कैश, डेप्रिसिएशन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डिस्पोजल ऑफ पीपी, वो भी गेन पे जो बेचा है। सही है जी? अच्छा अब यहाँ पे सर पीपी तो हमने अपनी बुक से रिमूव कर दिया है, तो इससे पिछले वाली स्लाइड में आपने पीपी के आगे बैलेंस शीट क्यों लिखा हुआ है? किधर मैंने कहा बैलेंस शीट इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि ये बैलेंस शीट से निकला है, इसलिए नहीं कि बैलेंस शीट में है। सही है? मानिए क्लियर है? पीपी के अकाउंट के आगे बैलेंस शीट इसलिए लिखा है क्योंकि पीपी के अकाउंट से ये निकला है। क्लियर है? हाँ चलो बच्चों ने खुद बता दिया। सही है जी? क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, ऑनलाइन वाले जल्दी से सारे क्लैरिटी से। अच्छा जी अब आ जाओ इधर जरा वापस से अपने फॉर्मेट के ऊपर। हम देखते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। यहां पे देखो क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है सर प्रोसीड्स तो आ रहा है, बट हम पहले ये देख लें कि ये आ रहा है गेन। लॉस तो अभी सीखा नहीं ना। गेन क्या हुआ हुआ है? माइनस हुआ हुआ है। ये रहा गेन माइनस हुआ हुआ है। और मैंने आपको लॉजिक दी अभी प्योर कि गेन इसलिए माइनस हुआ है कि क्या वो गेन नहीं है, ऑलरेडी प्रोसीड्स में शामिल है। तो हमने एक बार इसके इंपैक्ट को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब आप नीचे आ जाएं,
ये आ रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी पॉजिटिव, और मैंने अगेन बताया ये ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कैपिटल रिसीड है, ये कभी इनकम में गई, जो इनकम में गया था उसको मैं जीरो करके बैठा हूँ। बात क्लियर है? चलें जी, इसको कॉपी कर लें आप। हाँ यार तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया, आज भेज दूंगा। इसका मेरी नोटिंग का या पहले चैप्टर का? पहले चैप्टर का मैं भेज दूंगा। अच्छा हादी 95,000 में 2 टाइम्स ऐसे इंक्लूडेड है ना कि 95,000 कैसे बना है? 95,000 आपका ऐसे बना है ना कि आपने एक तो अपनी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर की है, मजीद इस पे गेन भी कमाया है, तो वो गेन की अमाउंट इस 95,000 में शामिल है और ऊपर प्रॉफिट में भी शामिल है। तो अगर तुम 95 भी रख दोगे कैश फ्लो में और सीधा प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो वो जो गेन है तुम्हारा 18,333 का वो 2 बार आ जाएगा। कैश फ्लो लास्ट टाइम नहीं आया था भाई, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एसेट, न्यू एसेट और फिर कॉस्ट ऑफ एसेट है। मेरिट लाने का क्राइटेरिया ये है कि बस आप प्रैक्टिस करें और प्रेजेंस इन क्लास 100%। आई कैप का ही है ना जानी, मतलब नमाज पढ़ के तो नहीं आएगा ना, सिर्फ मेहनत करनी है ना। तो मेहनत ये है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तुम क्राइटेरिया नंबर वाइज पूछ रहे हो, नंबर हाईएस्ट नंबर पे आता है, हाईएस्ट मार्क्स पे आता है। अब ऐसे तो 2 बच्चे 80 नंबर ले आए तो मेरिट थोड़ी ना मिलेगा। हाईएस्ट मार्क्स जिसके होते हैं उसको मिलता है, पर हाईएस्ट मार्क्स भी अबव 80 होता है। पता नहीं कौन कह रहा था कि 70 मार्क्स से अगर ऊपर आ जाए तो गोल्ड मेडल मिलता है, अगर 70 से कम हो तो हाईएस्ट मार्क्स तो मेरिट सर्टिफिकेट। नहीं ऐसे तो मैं तो मुझे याद है कि मैंने अपनी अटैम्प्ट में मतलब कोई 65 मार्क्स का पेपर किया था, बिल्कुल सही किया था। मतलब आप फुली तो श्योर नहीं होंगे ना, चाहे नहीं उस अटैम्प्ट में रिजल्ट 5% था, तो 5% में तो किसी का भी नहीं आया ना, तो मुझे तो मिलना चाहिए था। फिर मुझे पता था मेरे दोस्त फारिग थे सारे, यहाँ के तो मतलब लोग नहीं, कहीं भी किसी का भी नहीं आया ना, तो मतलब 65 नंबर तो मुझे पता है सही है, उसमें गलती नहीं थी ना। फिर ये तो मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ ना कि नहीं है। और उसके मिनिमम 3 पेपर्स अटेम्प्ट होंगे। हाँ 3 अटैम्प्ट, 3 पेपर वाली बिल्कुल सही बात है, 3 पेपर आपने देने हैं। तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास या खाली आर फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं भाई, तीनों आपने साथ पास करना है। बाकी 2 का हाँ बाकी 2 भले आपने, हमने ऐसा बच्चा है हमारा, मेरा ऑडिट में गोल्ड मेडल आया ना 3 बच्चों के, तो उसने क्या किया था, एक बार रिपीटेडली दिया था एक पेपर, उसका आया था गोल्ड मेडल। तो 3 पेपर उस अटैम्प्ट में पास करना लाजमी है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने 3 दिए और तुमने बोला एक अल्लाह ना करे, 4 टेबल 3 तो निकलने चाहिए। नहीं ना, वो तो उसमें पासिंग रेशियो पूरा होना चाहिए, चारों पास होने चाहिए। मेहनत करो बस, हो जाएगा, आ जाएगा मेरिट। हाँ 3 पेपर वाला नहीं, मैंने कभी मेरिट के लिए पढ़ा ही नहीं, पास होने के लिए पढ़ा है भाई। मैं बिल्कुल कर दूंगा मान्या। ये कैश फ्लो अकेला ही इतना हैवी है, उसके साथ मल्टीपल स्टैंडर्ड मिक्स होके आते हैं इसी के अंदर। अब जैसे ये जो हम कर रहे हैं ये पीपी है ना, ये 16 है, तो ये उसी की तो इम्प्लीकेशन है अकाउंटिंग के साथ रिपोर्टिंग, तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ही हैं इसमें। ये हो गया कॉपी?
अब तो पीआरसी से मेरिट वगैरह ख़त्म हो गया ना, 3-3 महीने में जो होता है, किस किस को बुला के देंगे? हर महीने दे सकते हैं ना आप तो, 2 महीने हो गया है, उसमें तो बच्चा पास होना चाहिए। ऐसा हो सकता है अल्लाह ने अगर एक बार फेल हो बोले अगले दिन वापस बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 1 महीने का टाइम है ना, यानी आपने अगर अल्लाह ने अगर फेल होता है बच्चा तो उसको 1 महीने बाद फिर देना है, 2 महीने की लिमिट है। ओके, यानी आई कैप कहता है तैयारी करके आओ 2 महीने में। चलो ये तो अच्छा है तुम लोगों के लिए यार। उसके बाद 2 महीने गुजारने के बाद आप कोई भी डेट ले लें यूं। हमारे वक्त में तो ये था कि अगर आप एक में फेल हुए तो सब में फेल, सारे सब गए भाई। मतलब मैंने शुरू किया था 2015 में, नहीं 14 में। तो 14 में जो मैंने पहली अटैम्प्ट दी थी ना अपनी मॉड्यूल ए बी की, उसमें ये था, तो मैं तो खैर निकल ही गया था, अल्लाह का शुक्र है। पर वो डर और खौफ होता था। तुम्हारी पीआरसी की स्कीम कब आई है एएफसी की? 2017 से 16 से। एएफसी 17 से 16 से आया है। मुझे 6.5 साल लगे, 6.5 ईयर्स एग्जैक्ट पूरा। नहीं अटैम्प्ट लगा था, यानी मेरा BMBS का पेपर है वो रुका था, तो मैंने अगली बार 5 दिए थे, तो 5 के 5 निकल गए थे, कैफ के 5, तो वो तुक्का था, निकल गए। यार यू कैन से कि मेहनत होती है, आप टारगेटेड जाते हैं, जब आप पे प्रेशर होता है, जिम्मेदारी होती है तो आप कर लेते हैं। पर अगर आप ये बोलेंगे भाई सुबह उठा नहीं जाता, हमसे मर जाते हैं, तो बस ये नहीं होगा तुम लोगों से। नहीं, मैंने जो QM है वो समद दाऊद से पढ़ा था। सही है जी। बाकी मैंने CA के तकरीबन सब्जेक्ट्स खुद पढ़े हैं, यानी मैंने को खुद पढ़ा था। को पहले ऊपर होता था लेवल पे, नीचे पीआरसी में नहीं था। तो टैक्सेशन मैंने खुद की थी, ऑडिट मैंने खुद पढ़ा था, सही है ना। कॉस्टिंग और अकाउंटिंग से अहमद से पढ़ी थी मैंने। फिर CA फाइनल में जब आया तो CA फाइनल का टैक्स, ऑडिट और ये खुद पढ़े थे मैंने, BM खुद पढ़ा था मैंने, और MSA 1-2 खुद पढ़ा था मैंने। पैसे नहीं होते थे मेरे पास इसलिए। तो ये है फ़र्क यार। आप मतलब बुक से पढ़े ना, बुक आपके पास गाइड है ना। पर मैं ये कि सोचता था, दोस्त होते तो दोस्तों से रेफरेंस लेता था कि भाई दोस्त तुम बता दो। खुद पढ़ के जब समझा तो फिर एक हुनर आ गया पढ़ाने का कि भाई IFRS में जो लिखा हुआ है, और फिर अब मैं IFRS डेस्क का पार्ट हूँ, जिसमें इंटरप्रिटेशंस होती हैं IFRS की कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे लेके जाएंगे, कहीं फंसती है कंपनी, तो ये सारी चीज़ें एडवाइस होती है बेसिकली कि आप जब कंपनी आती है आपके पास, बोली ये करने जा रहे हैं तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो इस एडवाइस के कोई मिलियनों रुपीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर जब आप मेहनत करते हैं तो देयर इज़ सम आउटकम, तो आपको मिल जाता है, सही है। तो अगेन मैं ये कहता हूँ कि आप समझ के करें चीज़ें। पैटर्न है, आप शायद सहमत की भी बात सुनी थी मैंने, वो कह रहे थे तुम लोगों को कि रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ का, समझ लेना कि भाई इस चीज़ का मकसद मतलब ये है। तो ऐसे हम समझ रहे हैं ना कि भाई PNL में क्या चीज़ जा रही है। अब एक अदर अप्रोच है कैश फ्लो पढ़ाने की। मैं बोलूँगी ये स्टेटमेंट इसमें ये फेंक देना, इसमें ये नहीं है, यहाँ से फिगर निकलेगी। मैं कह सकता था कि भाई यहाँ पे कैरिंग अमाउंट डाल देना, पर कैरिंग अमाउंट क्यों डाल देना, ऊपर सिखाया कि डेप्रिशिएट होने के बाद की वैल्यू है। क्लास प्रैक्टिस सब कुछ 5 मंथ्स में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी फर्म में इंडक्शन के लिए टाइम काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है। देखो अगर जब मैं EY में बच्चों के इंटरव्यू करता हूँ या रखवाता हूँ तो मैं ये बेशक देखता हूँ कि उस बच्चे का कैलिबर होना चाहिए। एक बच्चा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आया है और एक बच्चा धक्के खा के आया है, कौन डिजर्व करता है? फर्स्ट अटैम्प्ट वाला लॉजिकली डिजर्व करता है। अब जो भी हालात वाक़यात हों, मेरे फादर नहीं थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ बना लिया कि मेरे फादर नहीं है। मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की। मैं एक जगह पे काम करता था 3 बिजनेस सोल्यूशन, तो वहाँ पे बॉस मुझे अपने घर वालों की टिकट्स लेने भी भेजता था। तो मैं स्टेशन पे बैठता था तो वहाँ पे भी किताबें खोल के बैठता था। मुझे शोर में पढ़ने की आदत थी। मैं जैसे लाइब्रेरी में चुपचाप नहीं पढ़ सकता, मुझे चाहिए शोर आगे पीछे। मेरा फोकस होता है कि भाई काम है, तो वो आदत वहाँ से बनी थी। तो कभी भी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ को लेके नहीं आना कि ये है। आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो तुम दुआ भी करना। मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है, वो उसको क्या बोलते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था गले में, तो बुखार ज़्यादा हो गया था। तो दैट मीन्स कि मैं एक्सक्यूज़ दे के क्लास लेनी हूँ, वो मेरी चीज़ है ना कि भाई मैंने मैनेज करना। मैं बैठ के भी क्या कर लूँगा वहाँ पे, दुआ करूँगा ना उसके लिए। तो मैं सोचता हूँ कि भाई कल किसी के लिए अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा हो जाता है।
तो ये तो कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं होते ज़िंदगी में, बात आ रही है समझ। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा रोज़ा है। भाई है तो क्या एहसान किया है? एहसान तो नहीं किया ना। तुम किसके लिए रखे रोज़ा? खुदा के लिए। उस पर तो कोई एहसान नहीं कर सकता ना। तो तुमने रोज़ा रखा है, तुम चीज़ें उनके लिए कर रहे हो। तो ये अब मैंने बच्चों को देखता हूँ, मेरी तो टीम है नीचे 70 लोगों की है मैं, तो 70% इन अ वाइल मैं एक एक को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई किधर सर रोज़ा छुट्टी कर लूँ। मैं किस बात की छुट्टी, किसकी छुट्टी है? मैं आज भी 4 घंटे सोता हूँ। तो मैं तो मतलब अल्लाह ने मुझे सक्सेस दे दी ना, तो मैं बोलूँ कि भाई नहीं अब बस, मैं चाहूँ दुबई जा सकता हूँ, मैं चाहूँ यूएस जा सकता हूँ, तो मैं नहीं जाता ना। मेरी अपनी विलिंग्स हैं, मेरी चीज़ें हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये तुम सबको सिखा रहा हूँ आज की क्लास में कि दिमाग चलाना है और ऑनेस्ट चाहिए। अपने आप से ऑनेस्ट हो गए ना, अपने प्रोफेशन से, अपनी चीज़, अपने प्रोफेशन को भी साइड में डालो। जो चीज़ कर रहे हो उसमें ऑनेस्ट हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। सही जी। तो आज के बाद व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? क्या होती है ऑनेस्टी? घर वालों से ऑनेस्टी है, काम से? काम से। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ जब निकलता हूँ घर से कि अगर मैंने पढ़ाने में इतनी सी भी कोताही की ना और एक बच्चा फेल हुआ, अल्लाह मुझे ऊपर कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ ऑडिट, उसमें अगर मैंने गलत ओपिनियन दे दिया, उसको अगर नुकसान हुआ तो मिलियंस का नुकसान होगा, तो अल्लाह उसके लिए मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो उसमें आपने 100% एक्यूरेसी। आप अपने लेवल पे क्या करेंगे कि आप पे फैमिली ने ट्रस्ट किया हुआ है, तो फैमिली का ट्रस्ट आप ब्रीच नहीं करेंगे। वो कैसे नहीं करेंगे? जब आप अपने काम में क्या दिखाएंगे? ऑनेस्टी। आप सिर्फ ये देखो, अपने आप से सिर्फ सोते हुए सवाल पूछो, पूरे दिन में क्या किया मैंने जो मैं किसी बंदे जैसा बनना चाहता हूँ। मेरी आज भी एक यू कैन से कि एक लस्ट है कि मुझे इससे भी बड़ा आदमी बनना है। इसलिए नहीं, मैं तो जीता ही नहीं हूँ ना कुछ, मतलब जीना क्या है ना सेंस के मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ भी आउटिंग करता हूँ, मैं बैठता हूँ रात को 2-2 बजे तक, पर 2 बजे तक बैठ के भी लैपटॉप पे काम ही कर रहा होता हूँ, शुगर भी चल रही होती है, शीशा भी पीता हूँ, सब करता हूँ, जिम भी जाता हूँ। बट समझने की बात यह है कि सब कुछ मैनेज करता हूँ। आपने भी सब कुछ मैनेज करना है। अभी मैं सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में था, अपने बेटे से मिला, उससे खेला, फिर आया। तो मतलब मेरी ज़िंदगी भी ऐसे चल रही है ना। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। पर्सनैलिटी पे काम करो अपनी। अब जैसे मैं बच्चे को देखता हूँ ना, किसी भी बच्चे को, तो वो आता है मतलब बाल बिगड़े हुए, ये सारी चीज़ें, तो यार ऐसा नहीं होता। आप अपने प्रोफेशन को रिफ्लेक्ट कर दो। कोई जाओ ना तो बोलो भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये सीए कर रहे हैं। अब हमारे इलाके में एक बच्चा घूम रहा है, सीए कर रहा है, नीचे बैठ के क्रिकेट खेल रहा है सुबह शाम, पढ़ाई का ध्यान नहीं है। कितनी अटैम्प्ट हो गई सर? 5 अटैम्प्ट हो गई हैं। क्या कर रहा हूँ? खुद पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मतलब खुद पढ़ने के लिए भी तू पूरा दिन तो क्रिकेट खेल रहा है नीचे। तो खैर चलो, ये तो बात है तुम्हें समझाने के लिए ताकि तुम मोटिवेटेड रहो। ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? चले जी। यानी सर अब आपको इसका एक असाइनमेंट मिल जाएगा, जानी जिस असाइनमेंट को आपने करके फिर वैसे ही सबमिट करना है और आपको आंसर तो खुद ब खुद मिल ही जाते हैं। सही जी। उसकी ट्रैकिंग चल रही है माशाल्लाह। मतलब अभी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हैं वो 250 हैं। आपको पता है वो क्विज कितने बच्चों ने किया है? 55। तो दिस इज द अल्टीमेट पासिंग रेशियो विच सर अहमद वुड हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास। दिस इज द एक्चुअल पासिंग रेशियो ना। जो करेगा वो पास होगा। मैंने जो क्विज दिया था वो इलेक्ट्रॉनिक क्विज है ना। आप उसके अंदर आप सारे पार्क करें चीज़ें, फिगर्स, आपको सब पता लगता रहेगा। आज भी आएगा, रोज़ आएगा क्विज। देखो मैंने आपको तो दे दी हैं चीज़ें, जब बुक आ जाएगी तो बुक तो मैंने कहा आपको सॉफ्ट में देने का वादा किया मैंने। उसको बता 100 सवाल हैं उसमें, 100 सवाल करेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पीछे मेहनत हुई हुई है। सही है जी। तो अगेन रेशियो जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले, रेशियो इज 55 to 230। 230 से 55 का रेशियो निकालो, इतने ही पासिंग रेशियो होता है। सही है जी। तो खैर अब देखते हैं। 55 इन अ सेंस 55 नंबर हैं। 55 को 230 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पासिंग परसेंटेज। सही है। तो खैर चलो मिलते हैं अगली क्लास में।